प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 कृषि रसायन विज्ञान के तहत अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। प्रिय छात्र छात्राओं, इसी पाठ के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो जानते हैं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। मृदा जो है उसका निर्माण हमने पूर्व में अध्ययन किया कि चट्टानों पर सर्दी, गर्मी और वर्षा के कारण, पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण वो धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में और वे टुकड़े आपस में घर्षण के कारण अन्य छोटे कणों में परिवर्तित होते हैं और मृदा का निर्माण होता है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसके गुण विशेष तथा विभिन्न है। मृदा एक प्रकार से, प्रिय छात्र छात्राओं, मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है। जीवित क्यों है? क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है। इनका जन्म पितृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है। देखिए, मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है और एक जीवित पिंड है। जीवित पिंड क्यों है? क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है और इनका जन्म पितृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है और यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। और मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहते हैं। अब देखिए, मृदा क्या होती है कि इसका विकास धीरे धीरे है, प्राकृतिक पिंड है, जीवित पिंड है और यह धीरे धीरे विकसित होती हुई परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है और ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर की जो प्रश्न मृदा है उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि मृदा के लिए बहुत ही उसे उपयोगी बनाते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यस, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी होती है और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। यह विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए क्या वो कहते हैं, विनाशकारी एवं संश्लेषित। हम जानते हैं कि मृदा यानी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे और जंतुओं की मृत्यु के उपरांत, पेड़ पौधे और जंतुओं की मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म जीव अपघटक उन्हें सरल अवयवों में तोड़ते हैं और वे अवयव पर्यावरण में और मृदा में मिल जाते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। इसी कारण से इसे कहा गया है विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। यदि आपको पूछा जाए कि मृदा क्या है, मृदा जीवित पिंड है, जीवित घटक है, प्राकृतिक पिंड है और यह विनाशकारी और संश्लेषण दोनों से यह उत्पन्न होकर के मृदा को लाभकारी रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा कार्बनिक एवं खनिज प्रकार पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इसे अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसके नोट्स बनाते जाएं। मृदा कार्बनिक, कार्बनिक यानी विभिन्न प्रकार के यौगिक जो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से होते हैं और उनकी मृत्यु के उपरांत उसको अपघटक सूक्ष्म जीव कन्वर्ट करते हैं और मृदा में मिलते हैं, पर्यावरण में मिलते हैं। तो मृदा कार्बनिक एवं खनिज पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा प्राकृतिक पिंड है, मृदा जीवित पिंड है और गतिशील पिंड है। अब देखिए, मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी पौधों की वृद्धि मृदा में होती है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जल होता है और पृष्ठ मृदा में जो रिक्त स्थान है उसमें वायु होती है। इस प्रकार से यह पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय छात्र छात्राओं, नोट कर लें कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 वर्ग कौन से हैं। सबसे पहला है जलवायु, दूसरा है जीवीय कारक, बायोटिक कारक और तीसरा है मृदीय कारक। राइट डाउन कर लें। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं
जलवायु कारक, जीवीय कारक और मृदीय कारक। वेरी गुड, राइट डाउन करें। यस, आगे अब देखिए, मृदीय वर्ग में मृदा के सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण आते हैं। मृदीय कारक जो है, उस मृदीय कारक में मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण आते हैं और मृदा में होने वाले सभी प्रक्रम जो मृदा की पौधों को खनिज तत्व एवं जल प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करती है, सम्मिलित होती है। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मृदाएं आती हैं, जैसे काली, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, तो दोमट मिट्टी। इन सब मिट्टियों के अंदर कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों का संगठन और साथ ही साथ उनके कणों की संरचना इनको विशिष्ट रूप से पौधों के लिए लाभकारी बनाती है। तो मृदा पौधों की वृद्धि के लिए निम्न आवश्यक दशाएं प्रदान करती है। सबसे पहले मृदा क्या करती है, देखो, सबसे पहला है आवश्यक खाद्य तत्व, यानी पेड़ पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए जिन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे सूक्ष्म तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। देखिए कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन यानी लोहा, गंधक, अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पौधों के लिए होती है। कई बार पूछा जाता है, पौधों की स्वस्थ वृद्धि के लिए किन सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है, तो CHON, PK, CA, Mg, FeS, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृदा से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, बोरॉन, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन प्राप्त होती है। मृदा से यानी सारे के सारे अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व पौधे को मृदा से ही प्राप्त होते हैं। केवल और केवल एक तो है CO2 और दूसरी ऑक्सीजन, वो उसे पर्यावरण से मिलती है। और भूमि में जो अंतरावकाश होते हैं कणों के बीच में, उससे जल प्राप्त होता है। नाइट्रोजन मृदा तथा हवा दोनों से मिलती है। वेरी गुड। और वायु एवं जल से पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। देखो, वायु एवं जल से पौधों को कार्बन CHO मिलती है। वेरी गुड। अब आते हैं जल, यानी देखिए विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, वो सारे के सारे तत्व मृदा से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा वायु से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब जल मृदा का एक प्रमुख अंग है। जल मृदा का प्रमुख अंग है। मृदा में जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं, उसमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। हम जानते हैं कि कोई भी पौधा किसी भी तत्व को गुलित अवस्था में ही अपने शरीर में मूल रोम के द्वारा ले सकता है। तो मृदा में जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं, उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। पौधे के लिए पानी की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन कम हो जाता है। हम जानते हैं कि यदि मृदा में जल तत्व कम हो जाएगा तो पेड़ पौधों की स्वस्थ वृद्धि नहीं होगी और उन्हें जल उपलब्ध कराने पर ही उनकी स्वस्थ वृद्धि होगी। जल की कमी होने पर कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन कम हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत ही आवश्यक है और इसकी कमी से यह आवश्यक क्रिया धीमी पड़ जाती है। जल एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्वों को घोल लेता है तथा स्वयं भी पौधों के लिए पोषक का कार्य करता है। यानी पेड़ पौधे गुलित अवस्था में ही इन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को अपने पादप शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण में भी आवश्यक है। कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन को भी प्रभावित करता है। साथ ही साथ मृदा ताप एवं मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। हम जानते हैं कि गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इस जल का अपव्यय होता है, लेकिन पेड़ पौधों को अपने आप को बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा पौधे गर्मी के कारण झुलस जाते हैं। खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर जल भ्रमण करता है तथा इनसे अनेकों पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है। तीसरा कारण, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन। सभी जीवित पदार्थ चाहे जंतु एवं पेड़ पौधे हैं, श्वसन अनिवार्य होता है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक होती है। पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है और साधारणतः मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। हम 21% लिखते हैं, लेकिन हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो लिख रही है 20.3% तो ऑक्सीजन है, 79.01% नाइट्रोजन
हमने देखा कि मृदा जो है वो यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मृदा के अंदर पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और वह उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन जड़ों के कारण मृदा जो है उसका अपरदन नहीं होता, उसका कटाव नहीं होता वायु के द्वारा और जल के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात, साथ ही साथ देखिए मृदा ताप का होना आवश्यक है, यानी जल होना आवश्यक है, कार्बनिक पदार्थ होना आवश्यक है, इसके पश्चात वायु होना आवश्यक है, लेकिन मृदा ताप का होना भी आवश्यक है। पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने जल शोषण तथा पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। उपरोक्त सभी दशाओं के आधार पर कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। देखिए सबसे पहले तो सूक्ष्म मात्रिक तत्व मिलते हैं मृदा से। बात नंबर 2, मृदा से ही कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं जो मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। तीसरा, जल मिलता है। जल क्या करेगा? सारे जितने भी सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं वो मृदा के अंदर से जल के द्वारा ही पेड़ पौधों में पहुंचते हैं। मृदा में वायु होती है जिसके द्वारा पौधों की स्वस्थ वृद्धि होती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। आगे देखते हैं मृदा अवयव। मृदा प्रणाली में 3 प्रावस्थाएं ठोस, द्रव और गैस पाई जाती है और पौधों को खाद्य तत्व प्रदान करने की दृष्टि से केवल ठोस एवं द्रव अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मृदा के ठोस अवयव महीन अवस्था में होते हैं और मृदा आयतन का लगभग 50% भाग ठोस पदार्थों से घिरा रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी मृदा के आयतन में 50% भाग ठोस पदार्थ से घिरा रहता है। शेष भाग में जल और वायु उपस्थित रहती है, जिसे रंध्रावकाश कहते हैं, यानी जल और वायु रंध्रावकाश में उपस्थित होती है। जैसे मृदा का एक अणु है, दूसरा अणु है, तो दोनों अणुओं के बीच में क्या होता है? देखिए देखते हैं कि दोनों अणुओं के बीच में ये जो स्थिति बनती है, यानी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है जिसे हम रंध्रावकाश कहते हैं, वहां वायु और जल पाया जाता है। तो 50% भाग तो ठोस है और 50% भाग में जल और वायु पाई जाती है। मृदा के मुख्य 4 अवयव होते हैं। अब हम देख रहे हैं मृदा में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो मृदा में 4 प्रकार के अवयव होते हैं। पहला है खनिज पदार्थ, दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है जल और चौथा है मृदा वायु। मृदा में कितने अवयव पाए जाते हैं? तो मृदा में 4 अवयव पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जल और मृदा वायु। वेरी गुड। अब देखिए ह्यूमस के रूप में आपका खनिज पदार्थ पाया जाता है। बताया था मैंने, पेड़ पौधों की पत्तियां जिस स्थान पर सड़ती है, आपने गहरे काले रंग का पदार्थ देखा होगा, जिसमें क्या होता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ सरल तत्वों के रूप में होते हैं और जो पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ह्यूमस का मतलब है आंशिक विच्छेदित के रूप में या सड़े गले पदार्थ ह्यूमस के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है मृदा जल। यस, मृदा जल का हिस्सा आयतन के अनुसार 25% होता है, ठीक है, और जल मृदा के रंध्रावकाश में होता है और पौधे के पोषण के लिए मृदा जल बहुत अहम है। लवण और पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को प्रेषित करता है और परासरण के द्वारा, परासरण और विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये गुलित लवण है, ये गुलित तत्व है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच करके संपूर्ण पादप शरीर तक पहुंचते हैं। तो मृदा गठन कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स की प्रकृति, रंध्रावकाश की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। चौथा कारक है मृदा वायु। रंध्रावकाश में मृदा वायु का आयतन 25% होता है, यानी 50% ठोस, 25% जल और 25% वायु होती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% मात्रा, 0.03% मात्रा वायुमंडल में होती है। जल वाष्प से संतृप्त रहती है और इस प्रकार से, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि CO2 क्यों आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। देखिए पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो कि उनको वातावरण से मिलती है, ठीक है। अब आते हैं पृष्ठ मृदा और अवमृदा। देखो मैंने बताया था सरफेस सोइल, पृष्ठ मृदा को कहते हैं सरफेस यानी ऊपरी मृदा।
0 से 15 सेंटीमीटर, यानी भूमि के तल से अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाते हैं तो 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी एक छोटा स्केल आता है, तो वो जो मृदा की लेयर है वो कहलाती है पृष्ठ मृदा। परिभाषा देखिए, मृदा की ऊपरी परत जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी आदि चलाते हैं, पृष्ठ मृदा कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपजाऊ होती है। इसकी जो इस लेयर की जो परत है उसका विस्तार होता है 0 से 15 सेंटीमीटर, यानी भूमि तल से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। ये पृष्ठ मृदा होती है, यहीं पर बीज परिवर्तित होते हैं, यहीं पर फसल की जड़ें होती है और पौधे को लगभग उपजाऊ पदार्थ यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अवमृदा, ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ गहरी होती है, इसे अवमृदा कहते हैं। देखो, पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर आता है, आगे हम देखेंगे। पृष्ठ मृदा जो है सबसे ऊपर की परत, और अवमृदा पृष्ठ मृदा के बाद नीचे की तरफ गहराई में जाते हैं जो परत आती है, जो गहरी होती है, वह अवमृदा। हाँ, देखिए ये जो पोर्शन मैं बता रहा हूं, तो ये हमने दोनों के अंतर देखे। चलिए पहले अंतर देख लेते दोनों का। पृष्ठ मृदा और अवमृदा हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर देख रहे हैं। पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। पूर्ण रूप से यस, पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है। अवमृदा जो नीचे की परत है आंशिक अपक्षयित होती है। यस, पृष्ठ मृदा में मृदा वातन अच्छा होता है, जबकि इसमें मृदा वातन अच्छा नहीं होता क्योंकि गहरी होती है, कण बहुत पास पास हो जाते हैं। तीसरा, इस मृदा में कार्बनिक पदार्थों की ज्यादा मात्रा होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की कम मात्रा होती है। किसमें? अवमृदा में। देखो पहला अंतर, पूर्ण रूप से अपक्षयित, अवमृदा में क्या? आंशिक अपक्षयित। इसमें पृष्ठ मृदा में मृदा वातन अच्छा, यानी मृदा के अंदर एयर सर्कुलेशन अच्छा, हवा का आदान प्रदान अच्छा होता है, गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है। इसमें मृदा वातन अच्छा नहीं होता, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है और क्रियाशील होते हैं, जबकि अवमृदा यानी नीचे गहराई में जैसे जैसे जाएंगे सूक्ष्म जीव कम होते जाते हैं और सक्रियता कम होती है। पृष्ठ मृदा बहुत उपजाऊ मृदा है, जबकि यह कम उपजाऊ होती है। पोषक तत्व इसमें बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसमें बहुत ही कम पाए जाते हैं। और पृष्ठ मृदा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, जबकि इसका रंग हल्का या हल्का पीला होता है। और इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक है पृष्ठ मृदा की, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। तो आज हमने प्रिय छात्र छात्राओं ये देखा कि किस प्रकार से पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर होता है। राइट डाउन कर लेना, पृष्ठ मृदा पूर्ण रूप से अपक्षयित, यह मृदा आंशिक अपक्षयित। ठीक है, इसमें मृदा वातन अच्छा होता है, इसमें मृदा का वातन अच्छा नहीं होता। अवमृदा में, पृष्ठ मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि अवमृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। पृष्ठ मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक होती है और क्रियाशीलता भी अधिक होती है, जबकि अवमृदा में जीवों की संख्या कम होती है और सक्रियता भी कम होती है। पृष्ठ मृदा उपजाऊ मृदा है, अधिकतम पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि अवमृदा कम उपजाऊ होती है और कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस मृदा का रंग गहरा भूरा या भूरा होता है, जबकि इसका रंग हल्का या हल्का पीला होता है। धनायन विनिमय क्षमता अधिक है पृष्ठ मृदा की, जबकि इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम है। तो इन दोनों में यह अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका। इसको इस प्रकार से आप लिखते रहें, राइट डाउन करते रहें। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, पृष्ठ मृदा, ऊपरी मृदा 0 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट डाउन करते रहें।